So hello people, this is your channel CTV, and in this video we are going to do the mutual fund, NBFC, मर्चेंट बैंकर, ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे। म्यूचुअल फंड्स तो ठीक है, हमें उधर भी काम आएगा, पर्टिकुलर हमारे SFM में भी, राइट। देखो, सबसे पहले हमने म्यूचुअल फंड में पर्टिकुलर 2 नोट्स बना के रखे, तो एक बार देख लेते हैं उसे कि 2 नोट्स में किस में ज़्यादा कंटेंट है। ठीक है, ये फंड मैनेजर फीस ये सब हमने भी देखा है, ऐसा कुछ खास नहीं है। भी ओके सी, इधर बस हमको ये देखना है कि इधर शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो हमने पुट करा कि नहीं। ओके, हमने करा है पुट, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व वाला भी हमने क्वेश्चन करा है। ओके, इधर जनरल एंट्री आती है, जनरल एंट्री हमने नहीं लिखी थी तो इधर हम कर देते हैं। ओके, तो ये जो है जनरल एंट्री, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी ठीक है, यहाँ से पूरा इधर पुट कर देते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं NBFC। तो NBFC सॉरी म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में पर्टिकुलर पहले 2 क्वेश्चन तो नहीं, तीसरा क्वेश्चन से हम चालू करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है सी। सबसे पहले तो ये अकाउंटिंग एंट्रीज पूछ रहे, तो हम अकाउंटिंग एंट्रीज वाले पोर्शन में चले आते हैं। अब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम में 6000 शेयर है। ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, ठीक है। 6000 शेयर है लीना में और 5000 शेयर है मीना में। एक्वायर्ड 1/10 को, और ये 1/10 को 1/10/16 को एक्वायर करें। अब एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ लीना लिमिटेड शेयर्स कि हम एक्वायर कर रहे हैं, तो सी देखो 6000 लीना और 5000 मीना, और एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ लीना लिमिटेड शेयर, राइट। लीना और मीना है ना, तो लीना के एक्विजिशन कॉस्ट थे 50, मीना के है 65। मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर एट दी एंड ऑफ 16-17, तो मतलब कि 16-17 का एंड, 16-17 का एंड 31/3, ये है 47 और 70। अब 16-17 का एंड हो गया, और ऑन 30/9/17, 30/9/17 शेयर ऑफ बोथ द कंपनी वर डिस्पोज ऑफ, 44 पे डिस्पोज हो गए दोनों, राइट। 44 और 77, 44 और 77 पे डिस्पोज हो गए। शो इंपॉर्टेंट अकाउंट एंट्री विद रिलेवेंट डेट्स, एक इंपॉर्टेंट अकाउंट एंट्रीज विद रिलेवेंट डेट्स इन द बुक्स ऑफ द फंड फॉर अकाउंटिंग ईयर 16-17 एंड 17-18। तो 16-17 और 17-18 की आप एंट्री कर लो। तो ठीक है यार, अपने ठीक है, अपने शेयर्स थे आपके पास और एक्विजिशन कॉस्ट बता के रखिए दोनों की। मार्केट वैल्यू 47 है। पॉइंट ये है कि जब मार्केट वैल्यू बढ़ता है, राइट, म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं ना, उसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का मार्केट वैल्यू बढ़ा एंड देन फिर डिस्पोज ऑफ करा, तो मार्केट वैल्यू बढ़ने की एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट करने की सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट टू कैश, ये सब हो जाएगा। पर जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो किस में जाएगा? जैसे कि देखो 1 सेकेंड, ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू जब बढ़ा तो अनरियलाइज एप्रिसिएशन रिजर्व में जाता है, एंड देन वो रिवर्सल भी हो जाता है अगले साल। इधर भी ऐसे ही कराएगा। 1 सेकेंड, तो हाँ देखो, ये बढ़ा तो अनरियलाइज एप्रिसिएशन रिजर्व एंड बाद में रिवर्सल भी हो गया। पर जब घटता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट घटा, राइट, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि आप UAR जो इन्वेस्टमेंट, ये जो वही बोलना चाह रहे हैं कि अनरियलाइज एप्रिसिएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट ये मत करना। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो बाकायदा अपने UAR में ले गए, राइट, इन्वेस्टमेंट टू UAR करते हुए। पर इन्वेस्टमेंट घट रहा है, तो जब इन्वेस्टमेंट घट रहा है तो किधर जाएगा? अब पॉइंट ये है कि सेम ईयर तो रिवेन्यू अकाउंट में ट्रीटमेंट होगा कि यार घट रहा है, लॉस हो गया, रिवेन्यू अकाउंट। और नेक्स्ट ईयर है तो रिवेन्यू अकाउंट टू PFD, मतलब कि अगर सेम ईयर में सोल्ड हो रहे हैं, या तो ऐसा कुछ होगा कि सेम ईयर में सोल्ड कर रहे हैं तो रिवेन्यू अकाउंट टू लॉस ऑफ डिस्पोजल, और नेक्स्ट ईयर में तो रिवेन्यू टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अभी हम देखते हैं उसको, पर ठीक है, जितना हमको पता हम वो कर लेते पहले। तो देखो, सबसे पहले तो भाई इन्वेस्टमेंट करा, तो भाई इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो कितना इन्वेस्टमेंट है? 5000 इंटू 50, 6000 इंटू 50, 5000 इंटू 65, 6000 इंटू 50 और 5000 इंटू 65 टू बैंक, ये हो गया। अब ये तो चलो इन्वेस्टमेंट हो गया। अब एक 50 का 47 हो गया, एक 65 का 70 हो गया। तो जो 50 का 47 हुआ, और आपको दिख रहा होगा कि अगले साल
नेक्स्ट ईयर जो है ये बिका है, सेम ईयर नहीं बिका। तो अगर सेम ईयर नहीं बिका, नेक्स्ट ईयर बिका, तो समझो 50 का पहले 47 हो गया और नेक्स्ट ईयर बिका है, तो मैं तो रिवेन्यू अकाउंट में ले जाऊंगा कि सारा खर्चा। चलो रिवेन्यू अकाउंट तो पहले भी हमको पता ही है कि रिवेन्यू अकाउंट में ले जाएंगे, पर अब डिस्पोजल नहीं किया है ना, डेप्रिसिएशन हुआ है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पर इन्होंने ओके इन्वेस्टमेंट इन लीना, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, चलो ठीक है, अपन ने ये मान लिया कि इन्वेस्टमेंट ही उन्होंने डायरेक्ट कम कर दिया। पर जो बड़ा उधर तो अनरियलाइज एप्रिसिएशन रिजर्व की इन्वेस्टमेंट है 6,000 5,000 इंटू 5 टू UAR, 5,000 इंटू 5, राइट, ये हो गया। अब वही रिवर्सल कर दो, UAR टू इन्वेस्टमेंट, ये हमने कर दिया। फिर बात आती है डिस्पोजल की। ओके, अब हम डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, तो डिस्पोजल कर रहे तो पैसे ही आ रहे हैं, हमको भी पता है। पर इन्वेस्टमेंट जो 50 का हो गया है, वो हो गया है 3 से घट के वो आ गया है 47 पे, राइट। और जो UAR है, चलो अपन ने तो UAR जो करा था कि पहले उसको क्रेडिट करके डेबिट कर दिया, तो अब समझो जो हम बेच रहे हैं 50 का है वो 47 पे और 47 का हुआ 44, तब समझो पैसे आएंगे 44 के भाव पे, राइट। है 47, फिर बचा हुआ और 3, ये क्या लॉस ऑन डिस्पोजल करना है क्या? हाँ, ये लॉस ऑन डिस्पोजल करा, ये लॉस ऑन डिस्पोजल कर दिया, मतलब कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो इन्वेस्टमेंट वाले केस में उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं करते हुए यही करा, इन्वेस्टमेंट ही करा। अब ये जो UAR वाला सीन है, राइट, UAR वाले सीन में पैसे आएंगे 77 के भाव पे, 65 का इन्वेस्टमेंट है, तो 12 का चेंज है, तो 12 का चेंज किधर ले जाएंगे? तो इसको क्या रिवेन्यू अकाउंट में ले जाएंगे 12 का चेंज? हाँ, 12 का चेंज देगा रिवेन्यू, मतलब 12 इंटू 5,000 60,000 रिवेन्यू मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इधर रिवेन्यू मिलेगा। दूसरा ये है कि वो जो लॉस ऑन डिस्पोजल है, वो लॉस ऑन डिस्पोजल को एक एंट्री और करनी पड़ेगी कि जब आप लॉस ऑन डिस्पोजल को भी रिवेन्यू में ले जा रहे हो, लॉस ऑन डिस्पोजल को आप रिवेन्यू में ले जा रहे हो, ये एंट्री आपको करनी पड़ेगी। वो बनती बात है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जमता भी नहीं इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन में, ठीक है। तो हमने तो ठीक है, ये इसी को ध्यान में रखते हुए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 सेकेंड, इसमें ये बोला है अल्टरनेटिवली डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ लीना कैन बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट इन लीना शेयर्स अकाउंट इन एंट्री टू अबाउ इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग इट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, मतलब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ले सकते हो, तो ऐसा करो ना, क्यों अपन सेपरेट याद करें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ही ले लो। अब कैलकुलेट, देखो अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द ईयर एंड NAV, ईयर एंड NAV निकालो ऑफ म्यूचुअल फंड। तो देखो कैलकुलेट द ईयर एंड NAV ऑफ द म्यूचुअल फंड ऑन द बेस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन। तो इधर आपको क्या बोला कि NAV निकालो। अब यार NAV निकालने के तो बहुत से तरीके अपन ने देख लिए। सी, अपन ने एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट देखा, फिर अपन ने ऐसा है कि रिटर्न के कंपोनेंट और नेट एसेट के कंपोनेंट, इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। अभी अपन करते हैं इसको। इनफैक्ट SFM में हमारे नोट्स है, वो SFM के नोट्स को भी हम इधर यूज़ कर सकते हैं। 1 सेकेंड, सी हमने SFM के नोट्स में इसको ऐड कर दिया है, तो हम क्यों ना SFM के नोट्स देख लें। सी अब देखो NAV निकालने के हमारे तरीके, एक पॉइंट ये भी है, ऐसा भी है। चलो ठीक है, और भी तरीके करते हैं उसको। अब एक न्यू फंड स्कीम लॉन्च करा 5,000 करोड़ का, राइट, स्कीम लॉन्च करी 5,000 करोड़ की, एंड वो 1 अप्रैल को लॉन्च करी, जिसकी फेस वैल्यू 1000 पर यूनिट थी। तो एक तरीके से 5 करोड़, राइट, 5 करोड़ यूनिट है। अंडर राइटिंग कमीशन कुछ खर्चे लगे, तो ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है ऑफ द फंड वॉज पेड इन फुल, तो अंडर राइटिंग कमीशन है। तो 5,000 अपन ने फंड में ले लिया, अपन ने मान लिया कि स्कीम है, तो प्रोसीड्स आए होंगे, जैसे कि अपने को प्रोसीड्स फ्रॉम द फ्रेश इशू, इस तरीके से, और एक्सपेंडिचर लगा है तो 5,000 का 1% 50, राइट। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वॉज अलाउड बाय सेबी ने अलाउ करा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 1% ऑफ फंड रेज। हाउएवर ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 40 करोड़ है। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो डेफर करेंगे 5 करोड़ नेक्स्ट ईयर, राइट। तो देखो
अगर हम बात करें तो सी इधर NAV का यूज़ नहीं करते हुए ये असेट और लाइबिलिटी के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट है तो स्कीम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने एक लॉन्च करी न्यू स्कीम 5,000 करोड़। ये उम्मीद करते हुए कि 5,000 करोड़ पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो अपन ने इन्वेस्टमेंट में मान लिया, पर अंडर राइटिंग कमीशन लग गया 50 और मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर जो है 1%। अब ये बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर 40 है और मैनेजमेंट वांट टू डेफर द पेमेंट 5 करोड़ इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, वो भी अपन समझते हैं कि क्या है ये सीन। ठीक है, पर असेट के नाम पे यही है, राइट। अब मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर है पर असेट में आपको याद हो तो कैश भी आता है, राइट। तो कैश वाला पोर्शन भी हम देखेंगे। अब लिखा हुआ है कि ऑन मई 18 टोटल फंड रिसीव्ड वाज इन्वेस्टेड आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ अंडर राइटिंग एक्सपेंडिचर एंड 75 करोड़। अच्छा, पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया तो अपना देखो वॉज इन्वेस्टेड। अगर मैं देखूँ तो NAV निकालनी ना इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ही होता है। टोटल फंड रिसीव इन्वेस्टेड इम्पॉर्टेंट ये है आफ्टर डिडक्शन अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस एंड कमीशन एंड 75 करोड़ टू मीट डे टू डे मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर। ये हमारी टोटल एसेट हो गई। अब वो जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो रिसीव कर रहा है 12% यील्ड, वो 12% यील्ड और दे रहा है। तो ये जो 4875 है अपना, उसमें 12% यील्ड और दे रहा है। और ये लॉन्च कब करी थी? ये लॉन्च करी थी अपन ने 1 अप्रैल 18 को ना, और 1 अप्रैल 18 को लॉन्च करी थी। और हम कितना मई अप्रैल हो गया, मई हो गया, ओके। अब लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट फंड ने यील्ड कराया 12% इंटरेस्ट वॉज रिसीव्ड फॉर 3 क्वार्टर। तो 3 क्वार्टर का हुआ, पर लास्ट क्वार्टर का बचा है। इंटरेस्ट रियलाइज इन कैश हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर 80%। और जो भी इंटरेस्ट रियलाइज हुआ इन कैश, अब जो इंटरेस्ट है ना उसमें कुछ कैश है कुछ एक्रू है। कैश है तो 80% रियलाइज भी हो गया, राइट। तो राइट, द फाइनेंशियल ईयर रन्स फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च रन कर रहा है। तो देखो समझो, 1 अप्रैल को एक कुछ लॉन्च किया और क्वार्टर स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 मई। ओके, अगर ये जो बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट 3 क्वार्टर का मिला है तो 1 मिनट, मई मतलब कि उनको 1 मई 18 से 1 मई 19, तो अप्रैल एक तो 1 मई 18 से 1 मई 19 ऐसा रहेगा ना। अब समझो 1 अप्रैल 18 से 1 मई 18 से 1 मई 19, तो मई वाला 1 मई 19 मतलब कि वो अप्रैल वाला महीना हटाओ। लास्ट क्वार्टर हुआ अपना फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा। तो उसमें फरवरी मार्च का येट टू बी रिसीव्ड ये लिखा है, लास्ट क्वार्टर येट टू बी रिसीव्ड, राइट। तो इंटरेस्ट रिसीव फॉर 3 क्वार्टर, तो 3 क्वार्टर का पहले तो आप इंटरेस्ट निकाल लो कि भाई जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है वो कितना है, 12%, वो 585, राइट, 12%। एक्रूड वाला इंटू 2/12 ये है एक्रूड जो है 97.5। क्या आपने असेट में जोड़ लो, क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट रिसीव करना बचा है। पर जो कैश के रूप में मिल चुका है अपने को, उसको कैश अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट करो, इन द सेंस कि कैश अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट करो कि जो 3 महीने ये 9 महीने मतलब 3 क्वार्टर उसको उधर ले जाओ, तो होगा आपका 438.75। देखो यार, सिंपल सी बात है कि हम असेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अपना इन्वेस्टमेंट उधर जाता है, एसेट क्रिएट हो, फिर एक कैश में कुछ आता जाता है। तो ऐसे केस में जो कैश वाला पोर्शन है उसको उधर ले जाओ। अब 438.75 है और उसका जो 80% डिस्ट्रीब्यूशन है, 438.75 का 80% है, वो 351 हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। अब देखो सिंपल सी बात है, तो 5000 है, राइट। पहले तो हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें हमने पर्टिकुलर चीज़ें माइनस करी। क्या माइनस किया कि 50 अंडर राइटिंग कमीशन 50 माइनस किया, मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर माइनस किया, और इनफैक्ट छोड़ो मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर क्या, हमने डे टू डे एक्सपेंडिचर माइनस किया। बोला है ना कि इन्वेस्ट करा आफ्टर डिडक्शन अंडर राइटिंग कमीशन एंड डे टू डे मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। यील्ड करा था 12% इंटरेस्ट, तो उसमें 3 क्वार्टर का तो कैश है तो उधर चले गया, और लास्ट क्वार्टर टू इज येट टू रिसीव्ड। अब येट टू रिसीव्ड है तो 2 महीने का हमने इधर ले लिया।
अब देखो सी, इम्पॉर्टेंट ये है कि अब XYZ ने लिमिटेड ने एक न्यू फंड स्कीम जब लॉन्च करी थी तो कायदे से 5,000 रुपये आने थे, पर अंडर राइटिंग कमीशन के नाम पे कितने कटे? 50। अंडर राइटिंग कमीशन के नाम पे 50 कटे। और फिर जो है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, अब ये जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ठीक है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 40 करोड़ है और मैनेजमेंट डिसाइड करा टू डेफर द पेमेंट। तो ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर उन्होंने बता के रखा है, ड्यूरिंग द ईयर 40 करोड़ है, मतलब 40 करोड़ में से 35 करोड़ पे हुए, 5 डेफर करा तो 5 लाइबिलिटी है। और ड्यूरिंग द ईयर 40 करोड़ अगर खर्चे हुए हैं, 40 करोड़ में से 5 डेफर किया था तो 35 करोड़ उन्होंने करे, तो 35 करोड़ करे तो 35 जो है बाकायदा ये माइनस करो, राइट, मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर 35 करोड़ और माइनस करो। तो पैसा आया, उसमें से अंडर राइटिंग कमीशन माइनस हुआ, मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर माइनस हुआ, और फिर हमने इन्वेस्टमेंट किया ना 5,000 माइनस 50 माइनस 75, डे टू डे एक्सपेंडिचर। सी, इस क्वेश्चन को वापस करते, देखो एक लॉन्च करी स्कीम तो 5,000 करोड़ पे सबसे पहले कैश में आता है, ठीक है। अब अंडर राइटिंग कमीशन है 1% तो 50 ये माइनस हो गए, और मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर 35 सीधा माइनस हो गए, कैश में हुआ, वो 5 करोड़ हमारी लाइबिलिटी है। फंड रिसीव्ड वॉज इन्वेस्टेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन एंड 75 करोड़ टू मीट द डे टू डे एक्सपेंडिचर। तो फंड रिसीव हुआ, उसमें अंडर राइटिंग कमीशन तो माइनस हुआ वो 75 करोड़ टू मीट द डे टू डे एक्सपेंडिचर, मतलब कि 35 करोड़ माइनस, मतलब कि फंड रिसीव हमने इन्वेस्ट किया, उसमें अंडर राइटिंग और 75 डे टू डे एक्सपेंडिचर वो माइनस करके बचा हुआ इन्वेस्ट किया। मीन्स 5,000 आपका है टोटल, माना 5,000 आपका पैसे आए, आपने अंडर राइटिंग में दिए, आपने मैनेजमेंट में दिए, और रही बात है आपने डे टू डे एक्सपेंडिचर में दिए, पर इन्वेस्ट 5,000 पर इन्वेस्ट अगर देखें ना आप तो 5,000 माइनस 50 माइनस 75, इन्वेस्टमेंट आपका जो है 4,875 हुआ है, उसमें मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर माइनस नहीं किया, तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आपका 4,875 हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इधर ऐड कर लो। इंटरेस्ट रियलाइज़ हुआ कैश में, डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिट होल्डर को, तो जो पहले कैश में इंटरेस्ट रियलाइज़ हुआ वो कितना है हम वो निकाल चुके हैं, पर्टिकुलर 3 क्वार्टर का 438.75, और उसका 438.75 का अपन 80% डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं, 351, ये कैश में था। 2 महीने का तो एक्रूड था, 2 महीने का एक्रूड था, तो अपन ने 97.50 2 महीने का एक्रूड कर लिया। अब कैश बैलेंस अगर हम देखें तो 5,000 था, फिर 50, 35, 75 ये कटा, 351 कटा डिविडेंड पेड का, 487.5 कटा, 487.5 सॉरी 487.5 नहीं 438.75 हमने ऐड किया। तो इस तरीके से कैश का बैलेंस कितना है 5,000 माइनस 50 माइनस 35 माइनस 75 प्लस 438.75 माइनस 351 और माइनस 5 जा गया हमारा। तो इस तरीके से 127.75 है।
तो ठीक है, हमने पर्टिकुलर चीज़ इंकॉर्पोरेट कर ली, पर हाँ ये ध्यान रखना कि जब आप NAV निकाल रहे हो तो आपको नेट एसेट वैल्यू निकाल रहे हो तो कैश का एक सेपरेट अकाउंट बनाओ और दोनों साइमल्टेनियसली चलाओ। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन ओवर किया, राइट। नोट करना कि जब NAV आप निकाल रहे हो ना तो एसेट का सेपरेट अकाउंट बनाना, कैश का सेपरेट अकाउंट बनाना इन द सेंस। चलो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। व्योम गुप्ता हैज़ इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड। फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव यील्ड पर एनम निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ ईच ऑफ द स्कीम, राइट। इन्वेस्टमेंट की डेट है, राइट, ये अमाउंट इन्वेस्ट किया है। NAV एज ऑन डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, NAV तो यूनिट्स निकल जाएगी, ये यूनिट्स पर्टिकुलर निकल जाएगी। डिविडेंड कुछ रिसीव हुआ, सी ये NAV का दूसरा तरीका, डिविडेंड रिसीव हुआ और NAV एंड में। भाई अपना इनकम था, NAV थी, ठीक है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड रिसीव हुआ, वो तो सिर्फ इफेक्टिव यील्ड पूछ रहे हैं। अब देखो इन्वेस्टमेंट क्या है तो 1,50,000 है, राइट। NAV है तो 10.60, तो यूनिट्स निकाल लो, राइट। ये है 14,150.94, 14,150.94, राइट। डिविडेंड रिसीव्ड अप टू 31/3, ये है 2100, राइट, ये 2100 है। तो अब समझो, इधर समझो, मेरे पास 14,150.94 ये हमारे यूनिट्स थे। इसकी NAV जो है चेंज हुई, मतलब चेंज इन NAV हमारा एक रिटर्न का कंपोनेंट है, राइट। तो चेंज इन NAV हुआ, फिर डिविडेंड रिसीव्ड 2100, तो 1415.09 प्लस 2100, ये हो गया हमारे इनकम। ये इनकम हुई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, डिवाइड बाय 1415.00.94 का जैसे 0.2483, राइट। तो ये जो है 3515, राइट, इसको डिवाइड किससे करोगे आप? जो निकला आपका 3515.06, ये है सबसे पहले यूनिट्स कितनी 14,150.94, ये पर यूनिट पे 0.2483 है और एक यूनिट की NAV इतनी है, ये 2.34 आया। ये जो पर्टिकुलर 2.34 है इसको मल्टीप्लाई कर दो। अभी कितने दिन का था, 11 से 31 दिन गिन लो, 51 दिन के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। मतलब कि अभी हमारा NAV जो हम निकालते हैं क्लोजिंग, इधर तो हमको रिटर्न निकालना था, तो बात ही खत्म है कि चेंज इन NAV था और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिया। जैसे कि इधर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे आपका है 2,50,000, राइट, और उसमें NAV है 10.5, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10.5 तो है 23,809.52, ये है हमारा। ये 10.5 हो गया 10.4 इंटू 0.10, ये है 2380.95, ये है नेगेटिव में, 2380.95 ये है नेगेटिव में, 3200 ये है पॉजिटिव में। तो ऐसे केस में 819 हमारी इनकम आई, पर ये जो 819 इनकम आई ना, ये कितने यूनिट्स पे आई? 819 जो इनकम आई ये कितने यूनिट्स पे आई? 2380.52, 819 जो है 2380.52, राइट। तो एक तरीके से 0.0343 इस तरीके से है, और डिवाइड करें 10.50 से, तो इस तरीके से हमारा 3.3 करके आ रहा है, 0.33 इन द सेंस 0.33 आ रहा है, उसको कर लिया आपने कैलकुलेट, राइट। तो NAV एज ऑन डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि अगर आपको रिटर्न निकालना है ना तो रिटर्न डिवाइड बाय ओपनिंग NAV, अगर रिटर्न यील्ड परसेंटेज निकालना है तो। और रिटर्न कंपोनेंट में आपको पता है चेंज इन NAV है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिवाइडेड बाय ओपनिंग NAV करो तो परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, ईजी है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो म्यूचुअल फंड ने रेस करे हैं 1/4/19 को 250 लाख रेस करे, राइट। अब देखो अभी इसको कैश में रखो, 250 लाख रेस करे ना, इसको अभी कैश अकाउंट बनाओ, NAV निकालने का हो सकता है बोल दे, राइट।
और बाय इशू 25 लाख यूनिट इंटू 10 जो भी है। अंडर राइटिंग अरेंजमेंट वॉज एंटेड इंटू विद ABC कैपिटल मार्केट दैट एग्री टू अंडर राइट द इंटायर इशू एट अ कमीशन ऑफ 1.2%, तो -1.2%। फंड इन्वेस्टेड 90% ऑफ मनी। तो देखो ना, म्यूचुअल फंड रेज हुआ 250 लाख। अंडर राइटिंग अरेंजमेंट वॉज एंटेड इंटू with ABC capital market that agreed to underwrite the entire issue at a commission 1.2%। ओके, तो 3 जो है आपका कमीशन कट जाएगा, राइट। फंड इन्वेस्टेड 90% ऑफ मनी रिसीव्ड इन द कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी टू बिल्ड द पोर्टफोलियो। तो 90% ऑफ मनी रिसीव्ड, अब वो कमीशन काट लेगा ना, तो मनी रिसीव्ड में वो आफ्टर कमीशन ही मानो आप तो। और 250 में से 3 माइनस करके 90% -222.3 इन्वेस्ट करा, तो इधर एसेट आपका बना 222.3 का। और एक बार देख लेते कि क्या इन्होंने ऐसे ही करा है क्या। अब देखो सी, अब ड्यूरिंग द ईयर फंड सोल्ड सिक्योरिटीज़ कॉस्टिंग 25 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो सोल्ड करा कॉस्टिंग 25 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो कॉस्टिंग 25 लाख, सोल्ड एट अ प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब कि 25% कॉस्ट प्राइस पे। तो 6.25 मतलब 25 + 6.25 31.25 पे आया, राइट। और पूरा पैसा जो है अदर सिक्योरिटीज़ को बाय करने में लगा दिया। सी, तो समझो इन्वेस्ट करा 90%, तो हमने उसका असेट अकाउंट बना लिया। और फंड ने सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फंड सोल्ड सिक्योरिटीज़ कॉस्टिंग 25 लाख। अब 25 लाख की सिक्योरिटी बिकी है, तो 25 लाख इधर कम हो गया, पर प्रॉफिट में बेचा। तो इन्वेस्ट करा अपने पूरा पैसा, मतलब 31.25 हमने इधर लगा लिया। फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ अमाउंट 5.3 लाख, आउट ऑफ विच 0.08 लाख वॉज इन अर्लियर। तो भाई 5.3 लाख था, उसमें आउट ऑफ विच ना 0.08, तो 5.3 माइनस 0.08 मतलब 5.22 तो कैश में था, राइट। 0.08 अर्लियर है। डिविडेंड अर्न किया 2.5 लाख, 2.5 लाख अर्न किया, तो डिस्ट्रीब्यूट किया 80% ऑफ रियलाइज अर्निंग, तो 2.5 है उसका 80%, तो 2 + 2 2.5 है। और डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ 2 80%, राइट। नहीं सॉरी, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ 2.5, फंड डिस्ट्रीब्यूट 80% ऑफ रियलाइज अर्निंग। रियलाइज कितना अर्निंग किया उन्होंने, अब रियलाइज अर्निंग कितनी है, एक तो प्रॉफिट उधर से ले लो 6.25, राइट, और इधर से 2.5 ये ले लो, तो 8.75 का 80% डिस्ट्रीब्यूट, तो 60 डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ऑन 30/4 वो 304.10 है। पॉइंट ये है कि जो आप कर रहे थे ना कि असेट का अकाउंट सेपरेट बनाओ और इसका अकाउंट सेपरेट बनाओ, वो बोल रहा है कि क्या असेट का अकाउंट सेपरेट बनाओ, पोर्टफोलियो ये ना, तो मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो डायरेक्ट उन्होंने दे के रख दिया। मतलब आपको सिर्फ कैश अकाउंट बनाना है। तो देखो सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है 304.10, राइट। चलो अब अपना कैश अकाउंट बनाए, तो रेस करा है 250, तो मैं 250 तो प्लस करूँगा, राइट। अंडर राइटिंग अरेंजमेंट के कारण ठीक है 1.2% माइनस हो जाएगा, और फिर 90%, तो इसका 0.9% इन्वेस्ट हुआ ना, तो ठीक है माइनस में 90% करूँगा, फिर बचा हुआ ठीक है तुम्हारा है बैलेंस, तो 24.7 है तुम्हारा ओपनिंग बैंक बैलेंस, ठीक है। तो 24.70, ठीक है, तो 24.7 है, राइट। अब फंड ने सोल्ड करी सिक्योरिटी कॉस्टिंग 25 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और ये 25% हो गया, तो 31.25 है। तो हमको 24.7 है प्लस 31.25 मिला है। फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर अमाउंट टू 5.3 लाख, आउट ऑफ विच 0.80 वॉज इन अर्लियर। तो जो अपना क्लोजिंग वैल्यू है 304.10, उधर अपनी लाइबिलिटी में 0.80 अर्लियर में कर दो, और 5.30 मंथ का है ना, और अपन एक ही मंथ का निकाल रहे हैं, तो 5.30 में से 0.80 माइनस करके 4.3 अपना जो खर्चा है, 4.5 अपना खर्चा है, ये अपन कर लो इधर ही। और रही बात ठीक है डिविडेंड अर्न की, तो 2.5 अर्न हुआ, एंड फंड डिस्ट्रीब्यूट 80%, तो 2.5 का 80% 2 अपना डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया,
80% ऑफ रियल, पर फंड डिस्ट्रीब्यूट 80% ऑफ रियलाइज अर्निंग, वही है ना। तो 2.5 का तो हो गया 80%। और अर्निंग कितनी थी अपनी 31.25 माइनस 25 6.25, उसका 80% -5 भी कर दो, राइट। और इस तरीके से हो जाएगा हमारा। देखो एक बार तुम्हारा कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस देखो 24.7 है, प्लस 31.25 है, प्लस और 2.5 कर दो, माइनस 4.5, माइनस 2, माइनस 5, राइट। तो ठीक है 24.70, 31.25, माइनस 4.5, माइनस 2, माइनस 5, राइट। तो इस तरीके से तुम्हारा आ जाएगा। नोट करना कि जैसे 24.7, जैसे कि इधर अपने क्वेश्चन में था कि 1 सेकेंड, हाँ, सिक्योरिटी कॉस्टिंग 25 लाख और 20% सेलिंग में सेल कर दिया हमने, राइट। और 20% सेलिंग प्राइस पे के ऊपर पेपर ने बेच दिया। सिक्योरिटी कॉस्टिंग कितनी है 25 लाख, राइट। सिक्योरिटी कॉस्टिंग 25 लाख, 1 सेकेंड, सिक्योरिटी कॉस्टिंग 25 लाख और सेल कर दिया एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, राइट। तो अब सिक्योरिटी गई ना तो 31.25 और इन्वेस्टेड है इंटायर मनी, राइट। तो 31.25 ऐड हुआ और माइनस भी हो गया। इसको ऐसा देखो, उसको ऐसा मत देखना कि 24.25 अपना गया, राइट। 25 इज़ नॉट अ कैश आउटफ्लो। और इधर ये भी याद रखना कि फ़ंड ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग, ये रियलाइज्ड अर्निंग याद रखना। चलो अगला, म्यूचुअल फंड ने शो करा है NAV, राइट। NAV 0 98.5, 102.8 स्टार्टिंग में, एट दी एंड में, राइट। तो म्यूचुअल फंड ने NAV शो करा है 98.5 एंड 102.8 एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड। इट इज़ गिवन द फॉलोइंग 2 ऑप्शन टू द इन्वेस्टर को ऑप्शन दिए है कि ऐसा करो यार कि देखो रिसीव करो 8.5 डिविडेंड और 7.25 कैपिटल गेन, या तो हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, 105 पे। अब री इन्वेस्ट करें तो 105 पे। तो हमने बोला कि ठीक है, हम दोनों एक इन्वेस्टर ऐसा बोले, एक इन्वेस्टर ऐसा बोले, समझते क्या होगा। तो अगर उसने, राइट, अगर उसने डिविडेंड ये सब रिसीव करा तो 1 मिनट 102.8 माइनस 98.5, 4.3 उसको इनकम रहेगी, राइट। 4.3 पर यूनिट प्लस 8.5 पर यूनिट प्लस 7.25 पर यूनिट, 20.05 पर यूनिट इसको रहेगा, डिवाइड इक्वल टू इंटू 20.05 डिवाइड बाई 98.5 इंटू 100, 20.35, ये 20.35% रहेगा। पर अगर नहीं वो बोले कि नहीं री इन्वेस्ट करना है तो 8.5 7.25, राइट, उसको मल्टीप्लाई करो किससे, पर्टिकुलर 1000 से, 15,750 है, 105 पर यूनिट है तो टोटल 150 यूनिट हो गई, 150 यूनिट हो गई, मतलब 1150 यूनिट हो गई। अब इसको आप डिफरेंस निकालो, देखते हैं 20.36% है। अब दूसरा ये है कि भाई वही 8.5 प्लस 7.25 इंटू 1000, 15,750 डिवाइड बाई 98 डिवाइड बाई 105, 1150 हो गया एक तरीके से, 1150। अब वो जो 1150 है, राइट, 1150 तो 102.8 माइनस 98.5 इंटू 1150, 4945। तो जो 4945 की इनकम हुई है, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि 1150 एंड में और स्टार्टिंग में थे 1000, तो 1000 इंटू 98.5 98500 और 1150 इंटू 102.8 माइनस 98500 डिवाइड बाई 98500, 20.02% है। उस तरीके से हमारा ओवर हुआ। इसमें एक गड़बड़ है जो आप ध्यान रखना कि जब आप री इन्वेस्टमेंट होता है तो जैसे कि 1150 यूनिट आई तो 1150 यूनिट को ही 98 और 102 से मल्टीप्लाई करना। तो इस तरीके से हमने म्यूचुअल फंड के पास पेपर के क्वेश्चन ओवर कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पर्टिकुलर और भी फर्दर वीडियोस और भी फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, जैसे NBFC के हैं और 2-3 स्टॉक ब्रोकिंग के क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।